दूसरी विधि है यहाँ पर कोल्बे की वैद्युत अपघटन विधि। इस विधि को भी हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि फिर से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम साल्ट का जलीय विलयन हम इसमें लेते हैं। और आप जानते हैं जब हम यहाँ पर वैद्युत अपघटन करते हैं तो हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट का जलीय विलयन लेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होगा। एक इलेक्ट्रोड का संबंध हम बैटरी के धन ध्रुव से करेंगे जो कि एनोड कहलाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड का संबंध हम बैटरी के ऋण ध्रुव से करेंगे जो कि कैथोड कहलाएगा। और हम जानते हैं कि जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी जबकि कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होगी। अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसमें 4 आयन हैं। एक तो है यहाँ पर CH3COO- यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा इससे अलग हुआ है सोडियम आयन Na+, इसी तरह से जल के वियोजन से हमें मिल रहा है एक H+ आयन तथा दूसरा है OH- आयन। अब यहाँ पर हम दें कि जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है और जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम देखें दोनों के कंपेयर में जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। तो यहाँ पर आप देखें कि जो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन होगा और यहाँ पर हम बता दें कि इसमें हम 2 कार्बोक्सिलेट जो साल्ट होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट होगा, उसके 2 यूनिट का यहाँ पर उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम ले कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें से जो इसके पास जो ऑक्सीजन है उस पर, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, वैसे भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर तो होते ही हैं, चूंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसके पास 3 लोन पेयर हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब प्रत्येक कार्बोक्सिलेट आयन एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का ये निष्कासन करेगा और इस तरह से 2 कार्बोक्सिलेट आयन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निष्कासित होंगे। और इस तरह से जो अब स्पीसीज हमारे पास बचेगी वहाँ पर होगा R-C⋯O और O, और जिस ऑक्सीजन के पास अब यहाँ पर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि प्रत्येक ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दिया है। तो इस तरह से अब ये जो संरचना बन रही है बड़ी अस्थायी संरचना होगी और चूंकि यहाँ पर कार्बन है ना, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसलिए क्योंकि उसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर बंध का निर्माण करना है, इसकी वजह से अब कार्बन जो एल्किल समूह होगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बंध को यहाँ पर तोड़ना होगा और यहाँ पर ये जब बंध टूटेगा तो दोनों ही जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला कार्बन है वो तथा जो एल्किल समूह वाला कार्बन है वो दोनों ही 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अब जैसे ही कार्बन को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो ऑक्सीजन के पास उपस्थित जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मिलकर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच द्विबंध का निर्माण कर लेगा। और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पृथक हो जाएगी। साथ ही साथ हमें 2 मेथाइल मूलक यहाँ पर फ्री रेडिकल प्राप्त होंगे और हम जानते हैं कि दोनों फ्री रेडिकल है, दोनों के पास 1-1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में मिलकर बंध बना लेंगे और इस तरह से हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एथेन प्राप्त होगा। तो इस संरचना में हम देख रहे हैं कि जो कोल्बे का वैद्युत अपघटन है उस संरचना में हम देख रहे हैं कि एनोड पर हमें एक अधिक संख्या वाले, जितना कार्बन हमने लिया है जो एल्काइल समूह में उपस्थित था उससे एक अधिक कार्बन वाले हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अब हम देखें जो कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 आयन हमारे पास है, पॉजिटिव आयन Na+ और OH-। तो यहाँ पर
जो सोडियम आयन है उसके कंपेयर में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन H+ आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ही रिडक्शन होगा। यह कैथोड पर जाकर जो कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उन्हें ग्रहण करेगा और दोनों ही H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर H2 के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में निष्कासित हो जाएंगे। अब इसके बाद जो अंत में जो हमारा सॉल्यूशन है, विलयन है, वहाँ पर हमारे पास बचा होगा सोडियम आयन Na+ तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH-। अब दोनों मिलकर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि विकार्बोक्सिलेशन की क्रिया जो कि कोल्बे के वैद्युत अपघटन के द्वारा जब हम करते हैं तो हमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह में जितने कार्बन होते हैं उससे दुगनी संख्या वाले कार्बन वाले हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से हाइड्रोकार्बन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की चौथे प्रकार की अभिक्रियाओं को जानेंगे, यानी कि उन अभिक्रियाओं को जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े हुए जो एल्किल या एरिल समूह होते हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इन अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे हम नेमिंग अभिक्रिया के रूप में जानते हैं और ये है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के द्वारा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में जब हम कहें कि ये अभिक्रिया वास्तव में हैलोजिनेशन की अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो हैलोजिनेशन होता है वो जो एल्किल समूह है उसमें होता है। तो यहाँ पर हम देखें जब हम कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम एथेनोइक एसिड ले रहे हैं, जब इसकी क्रिया हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एथेनोइक एसिड लेते हैं और ये इसकी क्रिया जब हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है यहाँ पर हमें मिलेगा CCl3COOH, यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो प्रतिस्थापित हो रहा है जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यानी कि ये अभिक्रिया उन्हीं कार्बोक्सिलिक अम्लों में होगी जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे और जिसके फलस्वरूप हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसे हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए अब हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं। इसकी क्रियाविधि में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिया है एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2C≡OH। अब यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो हम पहले ही बता दें कि यहाँ पर जो लाल फास्फोरस है वो क्लोरीन के साथ मिलकर यहाँ पर PCl3 का निर्माण करता है और हम जानते हैं कि जो PCl3 है जब हमने इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई थी तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह हैलोजन समूह के द्वारा रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका OH समूह जब हम यहाँ पर PCl3 से कराएंगे तो यह Cl समूह के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह से हमें जो संरचना मिलेगी वो होगी RCH2C≡OCl।
अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यह कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ यहाँ पर अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो काफ़ी अम्लीय प्रकृति के होते हैं और बहुत ही आसानी से H+ के रूप में निष्कासित हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब कार्बन से जुड़े हुए जो 2 हाइड्रोजन हैं उसमें से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े, कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसे यहाँ पर दे देगा, जिससे और H+ के रूप में बाहर निकलेगा। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा आया है तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच अब यहाँ पर द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो H+ है वह बाहर निष्कासित होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो H+ निष्कासित हो रहा है ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यह जो हाइड्रोजन है वह उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें जो यहाँ पर नई संरचना मिलेगी उसमें हो जाएगा R, साथ ही साथ CH, डबल बॉन्ड C, OH और कार्बन से ही जुड़ा होगा एक Cl समूह। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने लिया है जो हमारा रीजेंट है क्लोरीन, वो यहाँ पर आएगा। अब क्लोरीन में चूंकि यहाँ पर ये एक स्पीसीज है जिसकी वजह से क्लोरीन में भी डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, जिससे एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Cl- है, ये Cl- ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को यहाँ से अपने साथ HCl के रूप में निष्कासित कर लेगा और साथ ही साथ अब चूंकि यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकला है तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच अब द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा क्लोरीन है, वह दूसरा क्लोरीन जो कि Cl+ के रूप में निष्कासित हो रहा है वह यहाँ पर कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर हमें नई संरचना मिलेगी, वो होगी RCHCl, साथ ही साथ यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यह पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचेगा, तुरंत यह बैक बॉन्डिंग करेगा और इस स्थिति में कार्बन से जुड़ा हुआ जो अब एक Cl समूह है वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर Cl- के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो संरचना प्राप्त होगी, अब चूंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया है तो अब ये जो संरचना मिलेगी वो हो जाएगी RCHCl, क्योंकि कार्बन से एक क्लोरीन आकर जुड़ चुका है और उसके बाद होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर चूंकि अब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर निष्कासित हो गया है, इसलिए अब इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए अब यहाँ पर आएगा जल। हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो यहाँ पर जो जल है वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े कार्बन को देगा और इस तरह से कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जैसे ही कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसलिए अब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेगा और यहाँ से प्रोटॉन को निष्कासित कर देगा। तो इस तरह से हमें जो नई स्पीसीज मिलेगी वो होगी RCHCl, C डबल बॉन्ड OH। अब इस तरह से जो नई संरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि जो अल्फा पोजीशन है, यानी कि अल्फा पोजीशन पर एक क्लोरो आ चुका है, एक कार्बन से O डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तथा कार्बन से ही OH समूह जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निष्कासित होगा, हमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि के द्वारा जिसे हम कहते हैं HVX रिएक्शन, हेल-वोलॉड-जेलेंस्की रिएक्शन, इस अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रकार का प्रतिस्थापन हम देखेंगे रिंग में होने वाला इलेक्ट्रोफिलिक
प्रतिस्थापन, जिसमें कि रिंग में उपस्थित हाइड्रोजन का विभिन्न इलेक्ट्रोफाइल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। और इस अभिक्रिया को हम कई बार जान चुके हैं। हम जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें कि रिंग में उपस्थित हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रागी समूहों जैसे कि नाइट्रोनियम आयन NO2+ या फिर क्लोरो के द्वारा या फिर सल्फोनिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड लेते हैं और हम जानते हैं कि ये जो बेंजोइक एसिड होता है उसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो निष्क्रियकारी समूह है, क्योंकि ये समूह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो निष्क्रियकारी समूह तो है ही, साथ ही साथ ये मेटा निर्देशी समूह भी होता है। और इस तरह से जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजोइक एसिड, जब हम इसकी क्रिया किसी नाइट्रीफाइंग एजेंट यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है, वो होता है NO2+। और चूंकि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो बेंजीन रिंग है उसके मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इसलिए ये जाकर मेटा पोजीशन पर प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से हमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड उत्पाद के तौर पर प्राप्त होता है। इसी तरह से हम इसकी क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमिनेशन करेंगे और जब हम बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन करेंगे और यहाँ पर हम FeBr3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी जो ब्रोमीन है वह इसका विघटन होगा और Br+ इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा। ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पर जाकर जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके अगेंस्ट मेटा पोजीशन पर जाकर प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस तरह से हमें मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि जो बेंजीन रिंग है उनमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम एक बात बता देना चाहेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके जो बेंजीन रिंग होती है उसमें फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेंजोइक एसिड या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जब हम इनकी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया करते हैं तब हम उस समय जो लुईस एसिड उत्प्रेरक होता है वो लेते हैं लुईस एसिड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और उसकी उपस्थिति में हम जब एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक समूह में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है और इसकी वजह से जो यहाँ पर उत्प्रेरक है लुईस अम्ल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जो लुईस एसिड है वो जाकर कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जुड़ जाता है और साल्ट का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेंजीन रिंग में फ्रीडल क्रॉफ्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वलय में प्रतिस्थापन हो रहा है, रिंग में सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर ब्रोमिनेशन हो सकता है यानी कि हैलोजिनेशन हो सकता है, नाइट्रेशन हो सकता है, सल्फोनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों की भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसके बाद हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका दैनिक जीवन में तो उपयोग है ही, साथ ही साथ ये औद्योगिक महत्व के भी हैं, क्योंकि ये बहुत सारे उद्योगों के इंडस्ट्री के ये आधार यौगिक आधार कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हम कुछ कंपाउंड्स का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथेनोइक एसिड, जिसका सूत्र आप जानते हैं HCOOH। मेथेनोइक एसिड का बहुत सारे उद्योगों में जैसे कि रबर उद्योग में या डाइज रंग उद्योग में या फिर चमड़े उद्योग में या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम ले एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड
का फूड इंडस्ट्री में काफ़ी महत्व है। हम जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो अचार, मुरब्बे या सॉस का हम निर्माण करते हैं, उनमें खट्टापन लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन सभी पदार्थों में तथा और भी भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों में ये सिरके के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर एडिपिक एसिड जिसकी बात हमने पहले भी की थी। एडिपिक एसिड जिसका जो सूत्र होता है वो है हेक्सेन डाइओइक एसिड। इस कंपाउंड का उपयोग बहुलक के निर्माण में, खासतौर पर ये नायलॉन 6 के निर्माण में इसका एक पदार्थ के रूप में, एक कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से भिन्न भिन्न प्रकार के एस्टर्स प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें बहुत ही अलग अलग प्रकार की खुशबू और स्वाद होते हैं, और इसीलिए इनका उपयोग परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक बहुत ही अच्छा परिरक्षक है। ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ, खासकर जो लंबे समय तक उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि अचार, मुरब्बे या सॉस, जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर, परिरक्षक के तौर पर सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। इसी तरह से हमने कि साबुन निर्माण के लिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो साबुन इंडस्ट्री या हम कहें जो परिमार्जक इंडस्ट्री है उसका आधार है, क्योंकि हम जानते हैं जो साबुन होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। इसी तरह से जो अपमार्जक होते हैं वो होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फेट सॉल्ट। तो इस तरह से हम देखें, जैसे कि साबुन में हम ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम स्टीयरेट, जिसमें कि 17 कार्बन वाले ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर अपमार्जक का उदाहरण लें तो हम ले सकते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो इस तरह से हम देखें कि जो साबुन और अपमार्जक उद्योग है, सोप इंडस्ट्री है, उसका प्रमुख आधार होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह से आप जान चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे काफ़ी औद्योगिक महत्व के होते हैं।